अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स ऑफ पाकिस्तान के सिविक्स इल्म शरीयत क्लास इंटरमीडिएट जितने भी बोर्ड्स हैं, कराची, फेडरल, पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वह हिंदू रिवाइवलिज़म होगा और फंडामेंटलिज़म। अच्छा, रिवाइवलिज़म हम लोग पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। रिवाइवल का मतलब आपको पता है कि बेदारी जिसको हम कहते हैं, तजद्दुद जिसको कहते हैं, कि वापस से किसी तरह किसी चीज़ को लाने में और उसकी अहमियत को बढ़ाने में जो किरदार होता है वो रिवाइवलिज़म कहलाता है। और फंडामेंटलिज़म का मतलब होता है जो बुनियादी उसूलों पर चलने वाले हों। आज के हमारे टॉपिक्स यही हैं, लेकिन इन टॉपिक को समझने से पहले आपको ये काम करना है कि इस लेक्चर को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और आपको पता चलेगा कि हिंदुज़म का जो कॉन्सेप्ट था उस वक्त के हिसाब से जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहा था वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस चीज़ को डिस्कस करने पहले, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा वो हमने अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ा था और उर्दू लिटरेरी रियंसेस जो था उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए उसका तारुफ कि हिंदू रिवाइवलिज़म और फंडामेंटलिज़म जो उस वक्त के हिसाब से हिंदुओं का जो सबसे मेन मुद्दा चल रहा था मुसलमानों और बरतानिया के ख़िलाफ़, वो एक अहमियत का हामिल था। क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदूज बड़े जो उस वक्त के हिसाब से थे वो बड़े डिटरमिन्ड थे, एम्बिशियस थे। वो इसलिए थे क्योंकि उनको पता था कि जब सब कॉन्टिनेंट हिंदू से हाथों से निकला, मुसलमानों के हाथ में आया, तो उस वक्त के हिसाब से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो लेकर आ गए थे बड़े सग़ीर में, और हिंदूज आगे बढ़ नहीं पा रहे थे उस वक्त, और मुसलमान क्योंकि अपनी अय्याशियों में डूबे हुए थे, तो ब्रिटिश रूलर्स जब यहाँ पर आए तो उन्होंने एक्सटर्मिनेट जो ख़त्म किया मुसलमानों के रूलिंग को। उसके बाद हिंदूज को ये एहसास हो गया कि ये हमारा घर है और हमारे घर के अंदर अगर कोई बगावत करे या झगड़ा करे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और यही चीज़ें जब उस वक्त ब्रिटिश रूलर्स यहाँ पर आए तो उस वक्त के यहाँ के लोगों को बोला गया डर्टी पीपल, गुक्स, ठीक है ना। और हिंदू उस वक्त जो बोलते थे मुसलमानों और बरतानिया को बोलते थे मली चाचास। अच्छा, मली चाचास जो होते हैं आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि ये हिंदी खालिस हिंदी का वर्ड है, तो इसका मतलब क्या, अछूत। अब अछूत जाहिर मतलब समझ गए होंगे, अनटचेबल्स, वो लोग जो सबसे ज़्यादा यहाँ के हिसाब से हिंदू के उस वक्त रूलर्स में थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान भी अय्याशों में डूब गए हैं तो वो भी उनके लिए क्या बन गए, मनहूस। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके हिसाब से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हिंदुओं ने ये रूलिंग अथॉरिटी दी थी किसको, मुसलमानों को। और जब बरतानिया यहाँ पर आया तो उन्होंने फूट डाली थी किसके दरमियान, हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान। तो हमारा जो मेन दुश्मन था उस वक्त के हिसाब से, जो एनिमी थी, वो कौन थे, ब्रिटिशनर्स, ब्रिटेन्स थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हिंदूज भी इसमें शामिल हो गए। और जब हिंदूज शामिल हो गए तो उसमें एक वर्ड आया रेशलिज्म का। रेसिस का जो हेट्रियट था वो एग्रेसिव हो गया बहुत ज़्यादा, और कौमियतों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस पैदा होना शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू कौमियत के हिसाब से तो वो आर्यंस थे। अब आर्यंस का नॉन आर्यंस को क्या कहना, दसस कहना था, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक डीमंस। अच्छा, ब्लैक डीमंस अगर देखा जाए तो वो काली जो बोलते हैं ना, काली, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि उनके मज़ाब में भी काली माता का कॉन्सेप्ट है। तो हैरानी की बात यह है कि वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव थी वो मुसलमानों पे भी रख दी। और यही देख देख के अमेरिकन और यूरोपियंस जो उस वक्त के नॉन जो वाइट पीपल्स थे, जो काले थे, बोलते ना हबशी लोग, बेटा अफ्रीकन लोग, तो उनको भी वो गूक्स बोलते थे, डर्टी पीपल। अब वही कॉन्सेप्ट हिंदूज के अंदर और बरतानिया के अंदर और यूरोपियंस के अंदर सब आ रहा है। किसके खिलाफ, सिर्फ ब्रिटेन के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ। कैसे बेटा, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो बरतानिया में तो रूल कर रहे हैं। अब उनको इतनी आराम से फेस टू फेस तो नहीं बोल सकते, तो अब फेस टू फेस किसको बोलेंगे, मुसलमानों को, क्योंकि रूलिंग भी खत्म हो गई, उनका राइट भी खत्म हो गया। अब यही सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो उस वक्त के जो कट्टर हिंदू लीडर थे, जिनमें नाम आता है बाल गंधार तिलक साहब का, जो 1850 में 1920 में पैदा हुए। अब ये इतनी रिसर्च करने के बाद मुझे चीज़ें पता चली थी। हैरानी की बात यह कि सिविक्स में इसलिए बताई जाती है कि शहरियत है। अगर अपने आप को नहीं समझ पाओगे बेटा, बीइंग एज अ पाकिस्तानी, बीइंग एज अ इस्लामी माशरा, तो आपको पता चलेगा कि हिंदुज़म ने जो बैक स्टैबिंग की है वो इसी मद्देनज़र को रखते हुए की है, क्योंकि उस वक्त के कांग्रेस लीडर्स जो थे वो कट्टर हिंदू थे। अब कट्टर हिंदू से हमारा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण को ये एहसास हो चुका था कि हम लोग जब
मुसलमानों के अंडर में आए हैं तो 1000 साल से हमारी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। हम लोग जो रूलिंग पे थे उस वक्त के हिसाब से, जो हम लोग उस वक्त जाहिर सी बात है गुलामों के ऊपर रूल कर रहे थे, क्षत्रियास के रूल कर रहे थे, वो सब खत्म हो गया। तो अब उसको लेने का वक्त आ गया है। अब उसको लेने के वक्त के हिसाब से गांधी जो उस वक्त अछूत कौम में से लीडर बन चुके थे, और उनको बोला जाता है कि वो भी मनहूस थे एक लिहाज से, और वो जाहिर सी बात है सारे इंटेलेक्चुअल्स लिखते भी अपनी किताबों में क्योंकि वो अनटचेबल्स ग्रुप में से थे। अब वो बंदा जब इतना लीडरशिप हासिल करे तो ब्राह्मण क्यों पीछे रह रहे हैं? अब ये वो सारी चीज़ें थी जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हिंदू उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ और ब्रिटेन्स के खिलाफ पहले ही खड़े हो चुके थे। और जो मली चाचा, जो डर्टी पीपल, बार बार मुसलमानों को उस वक्त गुस्साया जा रहा था ब्रिटिश रूल्स में। हैरानी की बात यह है कि बरतानिया के रूल में इतनी आराम से हिंदू मुसलमानों को ये कह रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की मेजॉरिटी एज अ पॉपुलेशन 67% और मुसलमानों की जो है जाहिर सी बात है बहुत कम तादाद थी, 21%, बाद में चल के 34% हुई। तो हैरानी की बात यह है कि इस वक्त ये बातें करना कोई जवाब था? हैरानी की बात थी, क्योंकि जब दो हाथ मिलकर किसी को पछाड़ सकते हैं तो वो एक हाथ मिलकर पछाड़ नहीं सकता बेटा। अब ये किसका कहना था? गांधी का कहना था, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलमान और हिंदू मिलकर बरतानिया को पछाड़ सकते थे। लेकिन ये जब कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था तो ब्रिटिश रूल्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म था कि हम हिंदुओं को और मुसलमानों पर रूलिंग करें, और हिंदुओं का दिमाग ये चल रहा था कि किसी तरह ब्रिटिश रूल को और मुसलमानों को मिलकर यहाँ से निकालें, और ये सिर्फ सरजमीन बनाएं किसकी? किसकी? हिंदुओं की। अब हिंदुओं के हिसाब से ब्राह्मण जो उस वक्त सबसे ज़्यादा आगे चल रहे थे, अपनी कांग्रेस में जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे, उनका अपना एक अखबार भी था जिसको बोलते हैं केसरी न्यूज़पेपर। अब केसरी आज के हिसाब से तो बहुत ही पीछे हो चुका है एक लिहाज से न्यूज़पेपर इंडिया में, लेकिन उस वक्त के हिसाब से सबसे माना हुआ और जाना पहचाना अखबार था जो हिंदी और अंग्रेज़ी में पेश होता था। अब उस वक्त के हिसाब से जो आइडियलशिप जो पेश की इन्होंने, BG तिलक साहब ने, वो शिवाजी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसका जो वो मानते हैं कि एडवोकेट हैं, वकील जो हम कहें, वो एंटी काउ किलिंग के हिसाब से जो पूरे माशरे में चल रहा है उसको तरजीह दें। और हिंदूज हमेशा जब भी अपनी बोलते हैं ना पूजा, अपनी इबादत करने जब जाते थे, वर्शिप करने से पहले, तो वो मॉस्क यानी कि मस्जिद से होते हुए गुजरते थे, अपने बाजे बजाते हुए, सब कुछ करते हुए। ये हर वक्त होता था, 5 वक्त। अब हैरानी की बात यह है कि मुसलमान उस वक्त जब हिंदुओं का सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं, उसी वक्त हिंदूज ये सारी चीज़ें प्रूफ कर रहे हैं कि अब हम लोग के साथी में नहीं हैं। अब ये वो छोटी छोटी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और उस वक्त के हिसाब से सैयद अहमद खान ये समझ गए कि बरतानिया ने ये फूट डाल दिए किसके अंदर? हिंदूज और मुस्लिम्स के अंदर। और हिंदूज अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह अपने कमरे हासिल कर लें अपने घर के। अब वो कमरे जो बटे हुए थे, जो बरतानी की वजह से हुआ था, अब वो क्लेम चाह रहा है किसके ऊपर? मुसलमानों पर भी, क्योंकि मुसलमान उसमें रूलिंग अथॉरिटी में थे, तो उन्होंने बचाया क्यों नहीं? अब वो बचाने का मकसद ये था कि सब मिल के काम करते, तो बगावत फिर हिंदुओं ने क्यों शुरू की? अब ये वो बातें आती है ना बेटा, यही तो बात आती है। अब एक सिंपल तरीके समझाता हूँ, किसी घर में एक सास और एक बहू हो, साथ बैठ के रह सकते हैं? इतनी आराम से तो नहीं रहते, झगड़े तो होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की फिक्र रहती है, कदर रहती है। ये कदर कहाँ चली गई? ये कॉमन सेंस की बात है ना। हिंदूज और मुस्लिम्स जब मिल के साथ कर सकते हैं कुछ, तो वो क्यों नहीं कर रहे? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हिंदुओं का भी एहसास हो चुका है कि हमारी अथॉरिटी है। सास को हो गया, क्योंकि ये जाहिर बात है जब से ज़्यादा जो मेजॉरिटी है यहाँ पे हिंदुओं की थी, तो उस वक्त के हिसाब से हिंदुओं को एहसास हो गया कि हाँ अब कांग्रेस ही लेके चलेगी। और तिलक जो थे वो क्लियर थे कि अब हम लोग अपना हिंदुस्तान हासिल करके रहेंगे। अब हिंदुस्तान जब उस वक्त उनके हिसाब से वो चल रहा है, तो सैयद अहमद खान ने जब ये सारी चीज़ें उनके सामने पेश की कि हाँ अब आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट छेड़ दिया है, दैट इज़ नोन एज 2 नेशन थ्योरी। अब 2 कौमी नज़रिया इसलिए आ गया बेटा क्योंकि उस वक्त के हिसाब से सकाफती, सियासी और माशरती लिहाज से हम लोग डिफरेंट थे, लेकिन जाहिर सी बात है एक चीज़ पे हम दोनों सेम थे, रिलीजिज्म। अब रिलीजन में अगर देखा जाए मज़हब के हिसाब से, वो भी भगवान खुदा को तो मान रहे हैं ना, हम भी खुदा को मानते हैं, लेकिन हैरानी की कॉन्सेप्ट में ये बात थी कि ब्रिटेन्स भी खुदा को मानते हैं। अब इसमें इख्तलाफ क्या था? इख्तलाफ ये था कि कहाँ मुसलमान और कहाँ हिंदू और कहाँ ब्रिटेन्स। अब ये इख्तलाफ पैदा होता चला गया, और इख्तलाफ में सिर्फ एक चीज़ आई, दैट इज़ नोन एज अथॉरिटी, पावर। अब पावर किसके पास आनी है बर सगीर की, इसके ऊपर पूरी बहस शुरू हो गई, और हम इंशाल्लाह आगे चल के इसको पढ़ेंगे भी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
जाहिर बात है बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में आ गई हो और आपको पता हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।